Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about brain-computer interface. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Science and Technology point of view. क्या होता है ये कॉन्सेप्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का, पहले वो देखते हैं. With help of this technology, which is known as BCI, brain computer interface, a human can interact with the external objects without any physical movement. So, just by thoughts and the connection of thoughts with some chip inserted in the human brain, and that chip would be connected with some external objects, the human brain can connect with the external objects without any physical movement. जैसे अभी नॉर्मली क्या करना होता, इस लेडी को ये कंप्यूटर चलाने के लिए ये माउस का इस्तेमाल करना पड़ता. तो वहाँ पे उसको अपनी उंगलियों से क्लिक करना होता, फिजिकल मूवमेंट करती, तब जाकर के कंप्यूटर को वो मैनेज कर सकती थी, राइट. बट विथ हेल्प ऑफ दिस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, some system would be inserted in her head, and now this system can connect to her thoughts, and this system is also through Bluetooth or via other mechanism is connected to this device also. So with her thoughts now she can control this device. Such kind of setup is known as brain computer interface. So it involves surgical implantation of a chip in the brain which can detect एंड ट्रांसमिट न्यूरल सिग्नल्स. तो हमारे दिमाग के अंदर जो सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है वो चिप, और फिर ट्रांसमिट भी कर सकता है. ये तो काफ़ी बेसिक सा डिवाइस है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का जो आप इस इमेज में देख रहे हैं. बट इससे हाइयर लेवल का मोर डायनेमिक डिवाइस बनाए जा रहे हैं आजकल, जिसके अंदर दिमाग के अंदर इम्प्लांटेशन किया जाता है थ्रू सम सर्जिकल मेथड. वहाँ पे चिप डाला जाता है और वो चिप फिर हमारे दिमाग के न्यूरल सिग्नल्स को रीड कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है. So basically it is a method to communicate with an external object without any physical movement. These signals are then decoded by this device connected to the chip, enabling an individual to control device or interact with the technology using the thoughts alone. So by thoughts alone one can कंट्रोल द आउटसाइड डिवाइसेस. इसका काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है टू ऑगमेंट द लाइफ ऑफ दोज हु आर पैरालाइज्ड फॉर सम रीजन, फॉर डिफरेंट limitations happening to the body because of several kind of diseases. तो पैरालिसिस के केस में इंसान फिजिकल मूवमेंट नहीं कर पाता है. उस केस में अब उसके लिए ये डिवाइस काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. वो अपने ब्रेन से ही, अपने थॉट से ही एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को अगर मनूवर कर पाए. सो दिस डिवाइस वुड बी अ बून फॉर सच काइंड ऑफ पेशेंट्स, स्पेशली पेशेंट्स विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड पैरालिसिस. So there are basically 7 steps involved in this brain computer interface. How it works: first of all, a chip would be inserted. This chip would be biocompatible. It can have a battery also which can be charged wirelessly. Ultra thin threads to read record neurological activities. तो अलग अलग स्टेप्स हैं. इम्प्लांटेशन ऑफ सच चिप, देन न्यूरल सिग्नल डिटेक्शन. हमारे दिमाग के अंदर जो भी न्यूरल सिग्नल्स हैं जो हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको ये डिटेक्ट करेगा. देन इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज सिग्नल्स, कि इस सिग्नल का एग्जैक्टली मतलब क्या है. दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेप, कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो क्या कह रहे हैं. मुझे पानी पीने की इच्छा हो रही है, एक चिप उसको डिकोड कर ले थ्रू माई न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स इफ इट इज इम्प्लांटेड इन माई हेड और योर हेड. दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, एंड देन इट विल कम्युनिकेट दैट आइडिया. एप्लीकेशन टू सम एक्सटर्नल डिवाइसेस, देन देयर विल बी फीडबैक. बाहर से अगर कोई फीडबैक आता है तो वो ये भी रिसीव कर पाएगा. एंड इन फ्यूचर देयर कुड बी मोर एडवांसमेंट इन सच सिस्टम्स, बेटर एल्गोरिथम टू रीड आवर थॉट्स बेटर. करंट न्यूज़ क्या है देखिए. इस डायरेक्शन में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हाल फिलहाल में हो रहे थे. पिछले 6 महीने में
इस डायरेक्शन में डेवलपमेंट्स हो रहे थे। एलॉन मस्क की एक फर्म है न्यूरालिंक जो इस डायरेक्शन में काम कर रही थी। यूएस के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने इस काम को करने के लिए परमिशन भी दिया था लगभग 6 महीने पहले। अब न्यूज़ निकल करके ये आ रही है कि उन्होंने, एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने दुनिया का पहला ऐसा पेशेंट के ऊपर ये ट्रीटमेंट कर दिया है ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट। सो इट first device in a patient has been inserted of this manner. तो this device is basically helpful in conducting telepathy। देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। अभी तक तो न्यूज़ यही निकल कर के आ रही है कि द एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड द पेशेंट इज रिकवरिंग वेल। इसमें टेलीपैथी, आप सोचिए दो लोग दोनों ऐसा डिवाइस लगा करके बैठ जाएं, ठीक है, अपने अपने ब्रेन में, तो बिना कुछ बोले बिना कुछ हैंड जेस्चर किए द टू कैन कम्युनिकेट। थॉट्स ही तो एक्सचेंज हो रहे हैं, द टू कैन एक्सचेंज थॉट्स। यू सी हाउ vast changing this new development could be as far as our life is concerned। न्यूरल डिकोडिंग करेगा, टेलीपैथी करा सकता है। सो दिस एसेंशियली लेट्स अ पर्सन इनटू आवर थॉट्स and it can allow a person to turn their thoughts into action without physical movement। तो ये जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इफ दे समहाउ बिकम कंप्लीटली सक्सेसफुल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, देन यू सी व्हाट कुड बी द एथिकल कंसर्न्स। सबसे बड़ा एथिकल कंसर्न होगा प्राइवेसी का। पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन इज अंडर थ्रेट। एनी वंस इफ सच डिवाइसेस कुड बी क्रिएटेड एंड सक्सेसफुली इम्प्लांटेड, तब तो किसी के भी ब्रेन से आप उसकी तमाम इंफॉर्मेशंस, उसके थॉट्स आप निकाल सकते हैं। ऐसा चिप इंसर्ट कीजिए और उसके सारे इंफॉर्मेशंस ले लीजिए, तो देयर वुड बी नो प्राइवेसी। व्हाट यू थिंक कैन बी नोन टू अदर्स। देयर विल बी थ्रेट टू ह्यूमन आइडेंटिटी। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। इस पे पूरा पूरा सवाल आ चुका है एसए में, एपीएससी में भी, यूपीएससी में भी। आने वाले टाइम में इस पे ज़्यादा चर्चा होगी। सबसे बड़ा जो रिस्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो क्या है ह्यूमन लाइफ पे? एक तो वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, वो सब तो है ही, बिकॉज इट इज़ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लेबर्स, फिजिकल लेबरर्स रिक्वायर्ड। दैट इज तो always there and that was there with every industrial revolution, right? Since second industrial revolution we have seen how industrial revolutions have led to rise in unemployment and inequality. So that is true for artificial intelligence also, which is essentially associated with fourth industrial revolution that we are witnessing in recent time in 2020s. So that is to there. But another bigger concern with respect to artificial intelligence is if somehow artificial intelligence becomes sentient, if such robots become sentient, matlab thinking on their own, if they start thinking on their own, then physically so they are any day powerful than us, and now mentally also they can be conscious and sentient and thinking on their own like us, then they are going to be more powerful than us both physically as well as mentally, and then they are going to dominate us। जैसा इस फिल्म ट्रांसफॉर्मर में दिखाया गया है कि रोबोट्स विल इन फ्यूचर इनस्लेव अस, दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट। अब व्हाई दिस डेवलपमेंट इज एन इंडिकेशन इन दिस डायरेक्शन कि रोबोट समडे माइट बिकम सेंटिएंट, वो भी जरा समझते हैं। देखिए, इफ दिस चिप कैन डिकोड आवर न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दिस न्यूरोलॉजिकल सिग्नल मीन्स व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे अभी मूवी देखना है, अभी ये सिग्नल्स को ये डिटेक्ट अगर कर सकता है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को, तो दैट मीन्स दिस डिवाइस कैन समडे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाउ टू जनरेट सच थॉट्स। एंड इफ जब ये थॉट्स को डिकोड कर सकता है, स्टडी कर सकता है, समझ सकता है, तो सीधा सीधा ये थॉट से इंटरैक्ट कर रहा है, तो समडे अगला स्टेप तो लॉजिकल स्टेप यही होगा ना कि इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू क्रिएट सच न्यूरोलॉजिकल वायर्स दैट आर देयर इन आवर ब्रेन in artificial manner, synthetic manner, and how to develop thoughts in them। और एक बार अगर हमने ब्रेन भी सिंथेसाइज करके लैब में बनाना शुरू कर दिया, न्यूरोलॉजिकल डिवाइसेस एंड ब्रेन एंड जनरेट थॉट्स, then that brain will be put into such devices, robots, and these robots
will now become sentient. They will start thinking on their own, and the moment that becomes that, they will become much more dominant than us, both physically as well as mentally. Right now, they are known as artificially intelligent AI because ultimately they have to take input from us in order to act in a particular manner. But the day such things happen and they have their own brain, and that brain can generate their own thoughts, then they will no longer remain AI. They will become sentient, and then they will start dominating. And then other issues associated with such development, ethical issues, is inequality in society. Those people who are rich will get such devices inserted in their head that will make them supercomputers, super intelligent. It will enhance their cranial या mental ability. Then where is the scope for human efforts? फिर आप मतलब कोई भी गरीब परिवार का बच्चा जितना मर्जी है उतना पढ़ाई कर ले, अमीर परिवार का बच्चा क्या करेगा? दिमाग में एक ऐसा पेन ड्राइव जैसी चीजें लगा लेगा, राइट? ऐसी प्रॉब्लम्स तो होंगी ना फ्यूचर में. So whatever you do, they will be able to perform better because of such new developments, and risk to patient's life is always already there with such kind of experiments. All such things are known as methods of biohacking. Biohacking means ability to improve a person's overall capability to perform in a particular manner. तो बायोहैकिंग पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस साल प्रश्न आएगा, इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया. बायोहैकिंग मीन्स मेकिंग योरसेल्फ मोर कैपेबल by manipulating or maneuvering your biological aspects. So this is the question on biohacking. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is about 16th Finance Commission. This topic is important from our syllabus GS paper 3, Indian economy point of view. So let us first of all understand Finance Commission होता क्या है. It's a constitutional body created under Article 280 of the Constitution. Every fifth year it is constituted by President of India. फाइनेंस कमीशन का जो सबसे मुख्य काम होता है वो होता है टू गिव फॉर्मूला फॉर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. यू सी, भारत सरकार जो भी टैक्स कलेक्ट करती है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर सेस एंड सरचार्ज, बिकॉज सेस इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस. तो all the taxes collected by the central government except for cess and surcharge is divisible between central government and state government. और जितना परसेंटेज सेंट्रल से स्टेट की तरफ जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, दैट परसेंटेज फार्मूला इज नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला. और वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला देता है फाइनेंस कमीशन, जो हर 5 साल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और फिर स्टेट्स के बीच में वो फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किस ग्राउंड पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसके लिए भी फाइनेंस कमीशन एक फार्मूला देता है. इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, दैट गिव्स फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस अमंग द स्टेट्स देमसेल्फ. देयर आर सम अदर फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आल्सो, बट बिफोर वी सी दैट अदर फंक्शंस, यू सी कि जब 15th फाइनेंस कमीशन, जिसका टेनियर था 2020 से लेकर के 2026 तक, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन को बोला गया कि आप 2 रिपोर्ट सबमिट कीजिए, एक फॉर ईयर 2020 टू 21 और दूसरा 21 टू 26. तो इसी कारण से नॉर्मली फाइनेंस कमीशन का टर्म होता है 5 साल का, बट 15th फाइनेंस कमीशन का टर्म हो गया 6 साल का, क्योंकि इसके 2 रिपोर्ट सबमिट हुए 2020 से लेकर के 2021 तक और 2021 से लेकर के 2026 तक. तो 15th फाइनेंस कमीशन ने देखिए टैक्स डिवोल्यूशन का फॉर्मूला दिया 41%, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट्स की तरफ ये पैसा जो जाना चाहिए, भारत सरकार का जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है उसका 41% पैसा स्टेट्स की तरफ जाना चाहिए. और फिर हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने ये तमाम क्राइटेरिया दिए कि 45% वेटेज टू इनकम डिस्टेंस, गरीब स्टेट्स को ज़्यादा, अमीर स्टेट्स को कम. 15% weightage to population, 15% to area, then 12.5% for demographic performance कि हेल्थ एजुकेशन पे वो स्टेट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% एंड 2.5% वेटेज टू टैक्स एफर्ट्स के टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स कलेक्शन के लिए कितना बढ़िया उस स्टेट ने एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रखा है. दैट वाज द रिकमेंडेशन. 41% वर्टिकल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला and this horizontal tax distribution formula. 15th Finance Commission, whose term will end by 2026,
इट वॉज हेडेड बाय इकोनॉमिस्ट NK सिंह, चेयरमैन थे NK सिंह साहब। अदर फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो इट ऑल्सो गिव्स रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी ग्रांट। स्टैट्यूटरी ग्रांट के बारे में आपने पॉलिटी में जरूर पढ़ रखा होगा अंडर आर्टिकल 275। इट सेज कि फाइनेंस कमीशन विल गिव रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट टू general grant, means general grant pertains to fund devolution from center to some needy states who are facing shortfall in revenue or disaster relief to local body। तो जनरल ग्रांट टू दोज स्टेट्स दैट आर इन स्पेशल नीड, या कहीं कोई डिजास्टर हो गया हो, जैसे कहीं फ्लड आ गया असम में, तो असम को एक्स्ट्रा जो फंड मिलता है भारत सरकार की तरफ से, दैट इज डन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन अंडर हेड जनरल ग्रांट, विच इज वन पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ग्रांट। दूसरा पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ग्रांट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रांट, which is for tribals in schedule area under schedule 5 plus tribals of state of Assam। So this is important for APS exam कि स्टैट्यूटरी ग्रांट में आर्टिकल 275 में देयर इज स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल्स ऑफ आसाम अंडर स्पेसिफिक ग्रांट। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन ऑल्सो गिव्स सजेशंस फॉर ऑगमेंटिंग द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज डिफरेंट स्टेट्स। इट ऑल्सो टेक्स अप different matters as recommended to it by the President of India. And of course, the suggestions of Finance Commission is not binding on the government. The government may accept or reject it. करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने 16th फाइनेंस कमीशन, जिसका रिकमेंडेशन 2026 के बाद से अप्लाई होगा, 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे इकोनॉमिस्ट अरविंद पंगारिया साहब। उसके बाकी सारे मेंबर्स को भी धीरे धीरे अपॉइंट करना शुरू कर दिया है भारत सरकार ने। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The board work I forgot to add here in the final PDF. I will be adding the board work. The next topic is about 5 more Ramsar sites. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. Ramsar sites को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा about this Ramsar Convention. So this Ramsar Convention is formally known as Convention on Wetlands of International Importance. रामसार एक जगह है ईरान में। 1971 में वहाँ पे दुनिया के कुछ देशों ने मिलकर के एक कन्वेंशन साइन किया, रामसार कन्वेंशन ऑन 2 फरवरी। और इस रामसार कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स वर्ल्ड वाइड एंड देन शेयर द बेस्ट knowledge, know-how to preserve those wetlands, because wetlands are very important for any ecosystem. They are known as kidney of any ecosystem since they help in filtering the waste from the fresh water and maintaining the ecology in a fresh manner। तो इसीलिए इनको कहा जाता है किडनी ऑफ एन इकोसिस्टम। और वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर ये रामसार कन्वेंशन साइन किया गया 2 फरवरी 1971 को। और यही कारण है कि 2 फरवरी को दुनिया भर में वर्ल्ड वेटलैंड डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया, वेटलैंड्स को ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। और रामसार कन्वेंशन इज नॉट ए लीगल बाइंडिंग ट्रीटी, नाइदर इट इज पार्ट ऑफ UN और यूनेस्को कन्वेंशंस। To become member of Ramsar Convention, a country has to get at least one of its wetland registered under Ramsar Wetland List। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो किस देश के सबसे ज़्यादा रामसार वेटलैंड्स रजिस्टर्ड है अंडर रामसार कन्वेंशन, देन आंसर इज UK। इट हैज़ 175 वेटलैंड्स रजिस्टर्ड अंडर रामसार कन्वेंशन। एरिया वाइज देखा जाए तो बोलीविया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसार साइट्स। करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने 5 और वेटलैंड्स को रामसार वेटलैंड लिस्ट में इंक्लूड करा दिया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कल सेलिब्रेट होगा वर्ल्ड वाइड। इस ओकेजन में भारत सरकार ने 5 और वेटलैंड्स को रामसार वेटलैंड लिस्ट में इंक्लूड करा दिया है। एंड विद दिस देयर आर टोटल 80 वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया दैट आर रजिस्टर्ड अंडर रामसार साइट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जो रामसार साइट्स का हिस्सा है उनको जरा देख लीजिए। असम से दीपोर बिल, लोकटक लेक फ्रॉम मणिपुर एंड रुद्र सागर लेक फ्रॉम त्रिपुरा। ये जो 5 लेक या वेटलैंड्स अभी इंक्लूड हुए हैं रामसार साइट में, उसमें से 3 हैं कर्नाटका से और 2 हैं तमिलनाडु से। सबका नाम तो रटने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट असम साहित्य सभा स्पेशल सेशन।
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो असम साहित्य सभा अपना 11th स्पेशल एनुअल सेशन करा रहे हैं इन बरापूजिया पंचराजा समन्वय क्षेत्र इन मोरीगांव। ये स्पेशल सेशन कराने के पीछे मकसद है टू सेलिब्रेट 100 years ऑफ लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी's प्रेसिडेंटशिप of Assam Sahitya Sabha in the year 1924 that was held in Guwahati। 1924 के असम साहित्य सभा सेशन के प्रेसिडेंटशिप लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी के पास थी। उसके 100 साल पूरे हो गए हैं, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये 11th स्पेशल सेशन ऑफ असम साहित्य सभा बुलाई गई है इन बरापूजिया पंचराजा समन्वय क्षेत्र। और इसको बुलाया गया है इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। रीजन बीइंग दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी। Next topic is Meedam Mefi Festival. This topic is important from a GS paper 5 Assam topics point of view। उसमें कल्चर में important हो सकता है। This festival is most important or very important for the whole Ahom community। This festival is celebrated because the Ahom community believes कि the ancestors who depart, मतलब who have expired or died, they become God, so they turn into gods। तो उन एंसेस्टर्स की पूजा की जाती है इस फेस्टिवल में। हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ द डिपार्टेड वन। इट इज अ फेस्टिवल टू शो रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड एंसेस्टर्स एंड रिमेंबर देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। According to the belief of our homes, the ancestors soon turn into gods when an individual's immortal soul joins the soul of the supreme being। The word may means offering, them means ancestors, and fi means God। So Medam Mefi means oblation offered to the ancestors spirit। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, ऑल राइनोज इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडियन राइनो हैव टू हॉर्न्स, दैट इज रॉन्ग बिकॉज जावन राइनोज आल्सो हैव वन हॉर्न। All rhinos in the world are critically endangered, but Indian rhino is vulnerable। No, not all rhinos are critically endangered। The white rhinos, southern white rhinos, are least concerned। So both statements are wrong। Corruption Perception Index, India is ranked better than China, this is again wrong। And Bhutan is the best ranked state in South Asian country, so both statements are again wrong। 8th International Conference of World Elders held in Devruga। That's all from our side for today. Thanks for watching।